Shivani Joshi. I belong to Ghaziabad, Uttar Pradesh. I have done my post-graduation in physics from Deenbandhu Choturam University of Science and Technology. I have been in the field of teaching from the past 4 years, and right now I am teaching at an online platform known as tutor.com. Today we are going to study about a new chapter, which is thermodynamics. Thermodynamics consists of two words. First is thermo and then is dynamics. Thermo means energy and dynamics means transformation. Transforming one kind of energy to another. हमने बहुत सारी तरीके की एनर्जीज पढ़ी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज, हीट, वर्क, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं. थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं, डील करते हैं हीट के साथ, वर्क के साथ, ट्रांसफॉर्म करना एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ को रब करूं तो मैंने कुछ वर्क परफॉर्म किया और मेरे हाथ गर्म हो गए. मतलब वर्क विच इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट. ओके. नाउ हम यही पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में. अब हम ये देखते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाएंगे. मतलब हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम में उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी लोकेशन क्या है. नहीं, हम पढ़ेंगे बल्क सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मतलब कि उनका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है. एक बल्क सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है. इन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ बेसिक टर्म्स होंगी थर्मोडायनेमिक्स की. जीरोथ लॉ होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हमारा होगा आज कुछ बेसिक टर्म्स और हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. तो हम बेसिक से शुरू करते हैं. हम पहले समझते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है. सिस्टम कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी हमें स्टडी करनी है और सराउंडिंग उसके आसपास जो भी है वो सारा सराउंडिंग काउंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चाय का कप लिया. ठीक है. आप देख सकते हैं ये चाय का कप है. अब मुझे इस चाय में इंटरेस्ट है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है. तो मेरे को स्टडी करनी है इस चाय की. तो फिर मेरा जो सिस्टम है वो हो गया ये चाय और इसके सराउंडिंग जो भी है जैसे कि टेबल हो गया, हमारा रूम हो गया, ये सब हो गया सराउंडिंग. अब एक चीज, एक सरफेस सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, जिसे हम कहते हैं बाउंड्री. ओके. यहाँ पे जो बाउंड्री है वो है ये कप. ओके. आप देख सकते हैं कभी भी हम चाय रखें एक रूम में तो वो ठंडी हो जाती है थोड़ी देर के बाद. मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो अलाउ करती है हीट को एक्सचेंज होने से. तभी तो ठंडा होता है ना. बाहर का टेम्परेचर कम होता है, चाय का ज्यादा होता है, हीट फ्लो होने लग जाती है चाय से सराउंडिंग में. ओके. तो ये जो है ऐसी बाउंड्री जो अपने आसपास से हीट को फ्लो होने दे उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग. कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग वॉल या तो डायथर्मिक वॉल. ओके. डायथर्मिक याद रखिएगा, हम भूल जाते हैं डायथर्मिक और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायथर्मिक क्या होता है. तो डायथर्मिक मतलब होता है कंडक्टिंग. ठीक है. अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं थर्मल फ्लास्क का. थर्मल फ्लास्क हम सब ने यूज करा है और हम सब जानते हैं कि अगर हम उसके अंदर गर्म पानी रखें तो वो गर्म रहता है कुछ टाइम तक. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो हीट है वो फ्लो नहीं होती है आउटसाइड. मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो अलाउ नहीं करती है कि हीट जो है वो फ्लो हो जाए बाहर या बाहर की हीट जो है वो अंदर आ जाए. तो हीट एक्सचेंज कुछ टाइम तक नहीं होता है. ठीक है. तो ऐसी वॉल्स जो हीट को अलाउ नहीं करती एक्सचेंज होने से उन्हें हम कहते हैं एडियाबेटिक वॉल्स. ठीक है. तो अब हमारा जो थर्मल फ्लास्क था उसमें क्या होगा, हमारा सिस्टम क्या होगी बाउंड्री और क्या होगा सराउंडिंग. अगर हम थर्मल फ्लास्क की बात करें तो मुझे उसके अंदर के पानी का टेम्परेचर जानना है या प्रेशर जानना है, वॉल्यूम जानना है. तो मेरे लिए सिस्टम है वो थर्मल ग्लास फ्लास्क के अंदर का पानी. ओके. बाउंड्री क्या हो गई, जो सेपरेट कर रही है सराउंडिंग को और सिस्टम को, जैसे हो गया वो थर्मल फ्लास्क. और सराउंडिंग जो भी उसके आसपास जितनी भी और चीजें लेफ्ट हैं सारा सराउंडिंग में आता है. ठीक है. अब हमने सिस्टम और सराउंडिंग समझ लिया. अब हम पढ़ते हैं कि एक कॉमन टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है. थर्मल इक्विलिब्रियम
हमने इक्विलिब्रियम तो वर्ड सुना है, पर शायद अभी तक हमने मैकेनिक्स में सुना है। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो उसमें लगने वाली सारी नेट फोर्सेस क्या हो, सम अप करके जीरो आ जाए, मतलब सारी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट में बैलेंस आउट हो जाए, राइट। अब थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में आता है, और इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं जनरली पूछूं तो रिस्पॉन्ड आता है कि जहां हमारा जो है वो टेम्परेचर सेम हो अगर दो बॉडीज का, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। पर जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर गैस है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। अब अगर मेरे सिस्टम के अंदर जो गैस है, जो मेरा सिस्टम है, उसकी सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, सारी चीजें अगर कांस्टेंट हैं, टाइम के साथ, वक्त के साथ नहीं बदल रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब वॉल्स क्या होंगी, जो हमारा सिस्टम है उसकी वॉल्स क्या होंगी, एडियाबैटिक होंगी, इंसुलेटिंग होंगी, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देंगी। तो हमारे अंदर जो भी वॉल्यूम होगा गैस का वो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगा। टेम्परेचर, बाहर हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती तो टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें है वो भी उतने ही रहेंगे, और फिर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। तो सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी चीज। सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, A एंड B, और ये जो मेरा पूरा सिस्टम है इसको मैंने इंसुलेट कर दिया, मतलब डायथर्मिक वॉल लगा दी। ये मेरी है, सॉरी, इंसुलेटिंग वॉल लगा दी। और अंदर जो है इन दोनों सिस्टम A और B के बीच में जो वॉल लगा दी, वो लगा दी मैंने डायथर्मिक। अब क्या होगा? और मान लेते हैं कि ये जो A है इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, और B का है P2, V2 एंड T2, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब देखो क्या होगा, ये जो पूरी गैस है इसने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है A और B का, पर ये बाहर नहीं जा सकते, सराउंडिंग में नहीं जा सकते क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, ओके। पर अंदर क्या हो रहा होगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं हीट, क्योंकि बीच में डायथर्मिक वॉल लगी है, तो हीट तो एक्सचेंज हो सकती है। अब हीट फ्लो होगी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर है T1 जो ग्रेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। हीट फ्लो होना शुरू कर देगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और कब तक फ्लो होगी? जब तक हमारे दोनों सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। जब हमारे दोनों टेम्परेचर्स सेम हो जाए सिस्टम के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि अगर हम दो सिस्टम लें तो और हम कहें कि वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। और अगर हम कहें कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसकी जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कांस्टेंट हैं, ओके। अब हम जानते हैं फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट? ठीक है। अब हम एक और टर्म जानते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सपोज मेरे पास एक बोल है, उसमें मैंने पानी डाला है, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के पास अपनी बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे काइनेटिक हो गई, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज हो गई। बहुत सारी एनर्जीज जो पानी की खुद की हैं, अंदर की हैं, उन सबको सम अप कर दूं तो वो बोलेंगे हम कि वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब बाहर से हमने एनर्जी नहीं दी है, सिर्फ सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी है, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ओके। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है जानते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, सिस्टम A, B एंड C। मैंने कहा कि मेरा जो सिस्टम A है
वो सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है क्योंकि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैंने कहा कि मेरा जो बी सिस्टम है वो सी सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा, मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे बाय जीरोथ लॉ। इसका मतलब क्या है, अगर इसका टेम्परेचर है इसके बराबर तो मतलब ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, फिर ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, क्योंकि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये भी टी है और ये भी टी है। इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास दो ग्लास हैं, ठीक है, दोनों ग्लास में एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, तो एक का टेम्परेचर कम है और एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मैंने दोनों ग्लासेस को टेबल पे रखा अपने रूम टेम्परेचर में और कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो गया, मतलब अब ना गरम गरम रहा ना ठंडा ठंडा रहा, दोनों क्या हो गए, रूम टेम्परेचर के इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये भी 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग भी 25 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आइए, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने हॉट वाटर पो किया। ठीक है, मैंने इसमें हॉट वाटर पो कर दिया। अब मैं देखती हूँ, मैंने अपना एक सिस्टम लिया, मेरा सिस्टम है ये बॉटल और उस पर एक बलून। मैं देखती हूँ कि जब मैं एक सिस्टम को डालूं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये बलून इन्फ्लेट हो गया। ऐसा कैसे हुआ? मैंने हॉट वाटर देखी, क्या किया, हीट इंसर्ट की, सराउंडिंग से मैंने अपने सिस्टम को हीट दी। हीट ने क्या किया, इस बॉटल के अंदर जितनी जो गैस हैं उनकी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, तो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और कुछ जो बची हुई हीट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में, क्योंकि हमारा जो बलून है वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, तो हमने जो हीट एनर्जी थी वो क्या करी, उसने क्या करा, सिस्टम को, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी और कुछ वर्क डन करा सिस्टम में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हमने जो हीट प्रोवाइड की टू द सिस्टम वो किस में चली गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में प्लस उसमें कुछ वर्क डन हुआ। ओके, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है, बेस्ड है, क्योंकि जितनी भी हमने हीट प्रोवाइड की टू द सिस्टम वो सब चली गई इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन करने में। ठीक है, अब हम वर्क डन यहाँ बाय द सिस्टम हुआ है, टू द सराउंडिंग, बलून इन्फ्लेट हुआ है ना, तो टू द सराउंडिंग हमने वर्क डन किया है। अब वर्क डन कोई भी हो सकता है, टू द सिस्टम भी हो सकता है, बाय द सिस्टम भी हो सकता है। हीट दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है सिस्टम और हीट रिजेक्ट भी कर सकता है सिस्टम। तो आइए जानते हैं कि कब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब हीट पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है या टिप है कि एक बॉक्स बना लो, ठीक है, उसमें 4 एरोज बना लो बाहर निकलते हुए सारे राइट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो Q और यहाँ पे W, सिमिलरली यहाँ पे Q और यहाँ पे W। ओके, ये कर दो पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर दो और ये पॉजिटिव कर दो। ये तरीका है याद रखने का साइन कन्वेंशंस को, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें। तो अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ये देखो, जब हमने हीट दी अपने सिस्टम को तो हमने एनर्जी दी, तो हम पॉजिटिव लेंगे अपना Q। अब जब हमने सिस्टम से हीट ले ली, सिस्टम ने हीट हमें दे दी, रिजेक्ट कर दी हीट, तो हीट होगी नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन की बात करें
अगर हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, वर्क कर रहे हैं हम सिस्टम पे, तो वर्क डन होगा नेगेटिव. अगर सिस्टम से वर्क हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो पॉजिटिव. मतलब अगर सिस्टम काम कर रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम पर काम हो रहा है तो वर्क नेगेटिव. तो ये सिंपल सा याद रखना कि 4 एरोज बनाने हैं, क्यू डब्ल्यू करना है. अगर हीट अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, वर्क अंदर जा रहा है तो नेगेटिव, हीट बाहर आ रही है तो नेगेटिव, वर्क बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड कि हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है हीट 400 जूल्स की. सिस्टम हैज एब्जॉर्ब द हीट ऑफ 400 जूल्स एंड the work done on the system is of 30 joule. So what will be my change in internal energy when the 400 joule of work, 400 joule of heat is given to the system and the work done by the system is 30 joule by the system. Remember it. So my first law says that dq is equal to change in internal energy plus work done, right? So dq is my 400. And what is delta U? I don't know. And what will be the value of dW? Because it is done by the system, it is positive by the system. So 30 joule. So I will get my work internal energy as 370 joules. Fine, right? Now what we have studied in today's class are the macroscopic properties. What is internal energy? Then we saw what is zeroth law of thermodynamics. And a simple trick to remember the sign conventions of first law of thermodynamics. In tomorrow's class, we are going to study about the thermodynamic processes. Okay, till then, do the revision of it. Bye bye.